हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी। इट्स अनिर्बान सर हियर। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कलीशन। राइट, कलीशन वर्ड तो तुमने बहुत सुना होगा। आज हम इसके बारे में सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारे जो केसेस हो सकते हैं, सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो व्हाट इज़ बेसिकली कलीशन, सबसे पहले ये डिफाइन करने का कोशिश करता है। ठीक, देखो सीन क्या है कि अभी तुम्हारे पास देयर आर टू बॉल्स M1 एंड M2। हम पहले सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं। देयर आर टू बॉल्स M1 एंड M2। लेट अस से M1 का स्पीड U1 है और M2 का स्पीड U2 है। ठीक, और मैंने कह दिया कि यहाँ पर U1 का वैल्यू U2 से ज़्यादा है, मतलब M1 वाला फास्टर मूव कर रहा है। सो टेल मी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। एज टाइम पासेस M1 विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू M2। डू यू एग्री विद मी पीपल? M1 जो है वो M2 के पास आता जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं M2 को पूछूं कि भाई बताओ व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वो क्या बोलेगा? भाई सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दिस केसेस, मुझे दिख रहा है कि M1 मेरी तरफ कितने स्पीड से आ रहा है। क्या टेक्निक सिखाया था? M2 को रेस्ट में लेके आ जाओ, हमने पीछे U2 लगा दिया, यहाँ पर भी पीछे U2 लगा दिया। तो M2 को दिख रहा है कि M1 उसके तरफ आ रहा है विद स्पीड ऑफ U1 माइनस U2। तो ये होगा हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ, क्लमजी हो जाएगा ये जगह। ठीक है, सो दिस इज अवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। राइट नाउ ऑल थ्रू दिस टाइम ध्यान से इस वर्ड का मतलब समझना कि M1 एंड M2 एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा। इंटरैक्ट मतलब दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। एक मास दूसरे मास पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। राइट, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इवेंचुअली क्या होने वाला है? इवेंचुअली एक वक्त आएगा कि M1 जाके M2 को धक्का देगा, टकराएगा, कोलाइड करेगा। कम ऑन पीपल, M1 जाके M2 को धक्का देगा तो M1 ने M2 पे F फोर्स इस तरफ लगाया, एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर M1 ने M2 पे फोर्स लगाया तो M2 भी M1 पे रिटर्न उतना ही फोर्स लगाएगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। सो ये दोनों फोर्सेस तुमको दिख रहा है। राइट, ओके फाइन। देयर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, ये भी तुमको पता है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ क्या जानता है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो तुमको F दिख रहा है, M1 M2 पे जो फोर्स लगा रही है M1 और M2 के बीच का जो ये इंटरैक्शन फोर्स है, ये जो फोर्स है दिस इज गोइंग टू वेरी विद टाइम। मैं समझाऊंगा तुमको आगे जाके कैसे। M1 M2 जितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहते हैं, जनता बात को समझना, M1 और M2 जितने टाइम के लिए कांटेक्ट में रहता है उतने टाइम के लिए उनके बीच एक फोर्स लगता है। ये जो हो रहा है इसको हम, इस फिनोमिनन को, इस इवेंट को हम कोलिशन कहते हैं। और जो फोर्सेस लग रहे हैं ये फोर्सेस तब तक एक्ट करेंगे जब तक M1 M2 के साथ कांटेक्ट में रहता है। और ऑल थ्रू आउट द टाइम इन दोनों के बीच ये जो F लग रहा है, द वैल्यू ऑफ F इज गोइंग टू चेंज विद टाइम। बात समझ में आ रहा है? टकराने के बाद व्हाट विल हैपन? टकराने के बाद अगेन दे विल सेपरेट, अलग हो जाएंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आगे जाके बताऊंगा ऐसा भी केस है जहाँ पर टकराने के बाद ये लोग सेपरेट नहीं होते, बट मैं अभी जनरली बात कर रहा हूँ। इन जनरल टकराने के बाद ये लोग सेपरेट हो जा रहे हैं। दिस इज़ V2, दिस इज़ V1। अभी M1 को दिख रहा है कि M2 उससे दूर जा रहा है। ठीक, अभी अगर मैंने पूछा M1 ये बताओ M2 कितने स्पीड से तुमसे दूर जाता हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऑलरेडी पढ़ा चुका हो तुम लोगों को ये सब चीज़ें रिलेटिव मोशन में। राइट, तो M1 के रेस्पेक्ट में अगर हमने M1 को रेस्ट में ला दिया, V1 पीछे लगा देंगे, M2 में भी V1 हम पीछे लगा देंगे, तो M1 को दिखाई देगा कि M2 उससे V2 माइनस V1 स्पीड से दूर जा रहा है। V2 माइनस V1, इज दैट क्लियर? तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम क्या बुलाएंगे? वी शैल कॉल दिस वेलोसिटी एज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इज दैट क्लियर पीपल? तो देखो यहाँ पर इस पिक्चर को देखो, बहुत ही प्यारा सा पिक्चर है। डेल टी इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द टू बॉल्स M1 एंड M2 दे स्टे इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, और ये बेसिकली एक ग्राफ बना गया है टाइम के साथ फोर्स का। देखो इनिशियली क्या है, फोर्स 0 0 0 0, मतलब ये 0 ही मानना तुम। और डेल टी टाइम के लिए सडनली देखो फोर्स क्या करता है, राइज करता है। दिस इज़ बेसिकली ए ग्राफ। फोर्स का वैल्यू इंक्रीज़ होता है, पीक तक पहुंचता है, फिर से फोर्स का वैल्यू डिक्रीज़ करता है। और यहाँ पर ध्यान से देखो ये दोनों बॉल्स फिर से सेपरेट हो गए हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर से कितना फोर्स लगेगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर से फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? फोर्स का वैल्यू 0 0 0 0, व्हेन दे कोलाइड फोर्स का वैल्यू सडनली राइज करता है, फिर गिरता है। मैंने कहा था फोर्स का वैल्यू वैरी करेगा। उसके बाद जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद फिर से फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो देखो इस कहानी को थोड़ा सा अच्छे से अगर हम सोचेंगे तो इस पूरे स्टोरी को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट 3 स्टेजेस ऑफ कोलिशन पीपल।
3 stages of collision. कौन सा स्टेजेस है जनता? सबसे पहला स्टेज क्या है? बिफोर कलीशन, जस्ट कलीशन के पहले. सेकेंड स्टेज क्या है? ड्यूरिंग कलीशन. एंड थर्ड स्टेज क्या है? आफ्टर कलीशन. फोर्सेस कब लगते हैं? फोर्सेस जब लगते हैं दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कलीशन. बिफोर कलीशन कोई फोर्स नहीं लगता, आफ्टर कलीशन भी कोई फोर्स नहीं लगता. इज दैट क्लियर? पक्का? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू. ठीक, अभी सुनो जनता. अभी अगर मैंने तुमको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया कि देखो कोलाइड करने के पहले सोचो, मैंने तुमको वेलोसिटीज़ बता दिया. मैंने ये बता दिया कि m1 का u1 वेलोसिटी है, m2 का u2 वेलोसिटी, और मैंने तुमको ये पूछ दिया कि कोलिशन के बाद ये जो वेलोसिटीज़ v1 है v2 है इनका वैल्यू कितना होगा. कमाल पीपल, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने ये पूछा, या मैंने तुमको पहले से बता दिया कि बिफोर कोलिशन वेलोसिटीज़ क्या है u1 एंड u2, और मैंने पूछा कि आफ्टर कोलिशन क्या वेलोसिटीज़ होगा, ये बताओ. ठीक, अभी अगर तुम ये सोचते हो कि तुम न्यूटन्स लॉ लगा के या न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के F=ma लगा के तुम इसको सॉल्व करोगे, ये बहुत ही मुश्किल काम होगा. देखो ऑल थ्रू आउट द टाइम जब इन दोनों बॉल्स पे फोर्स लगता है वो कंटिन्यूसली बदलते रहता है ना. फोर्स का मैग्नीट्यूड बदलते रहता है. और प्रैक्टिकली सोचो कितना फोर्स लग रहा है और टाइम के साथ वो कैसे वैरी कर रहा है, ये निकालना इस केस में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है. अचीवेबल नहीं है, करना पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर ये फोर्सेस का एक्यूरेट वैल्यू एज टाइम पासेस ये फोर्स कैसे वैरी करता है उसको प्रैक्टिकली निकालना पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ यूज़ करके या न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करके ये निकालना कि v1 कितना होगा v2 कितना होगा ये पॉसिबल नहीं है. इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया? तो इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए हम एक दूसरा बहुत ही फेमस लॉ यूज़ करने वाले हैं जिसको मैं अभी तो इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, पहले प्रूफ करेंगे उसके बाद मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगा. तो यहाँ पर बस मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूटन्स लॉ यूज़ करके इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते. वी हैव टू यूज़ ए डिफरेंट अप्रोच. ठीक है, डन. अभी हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, एक बात बता दूँ, वो ना हम न्यूटन सेकेंड लॉ से ही डिराइव करेंगे. ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बताता है? पापा वाला इक्वेशन क्या है? F=ma तो कोरोलरी है. अगर मास कांस्टेंट है तभी जाके हम F=ma यूज़ करते हैं ना. बट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये क्या है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जनता बोलो, याद है या नहीं है न्यूटन्स लॉ? है ना, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एंड एफ कौन सा है जनता? ध्यान देना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल कॉज ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. हमने सीखा था कि अगर किसी सिस्टम पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम डेफिनेटली चेंज होगा. बट एक बात बताओ, अगर हमने सिस्टम ऐसा चूज़ किया ताकि नेट फोर्स ज़ीरो हो, कम ऑन पीपल, अगर हमने सिस्टम ऐसा चूज़ किया जहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो हो, सर ऐसा सिस्टम पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है. जैसे कि इस केस में m1 ने m2 पे F फोर्स लगाया, m2 ने m1 पे F फोर्स लगाया, और हमने दोनों को अपने सिस्टम में चूज़ कर लिया. अभी बताओ, व्हाट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन दिस केस? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन दिस केस इज इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज दिस फोर्सेस आर व्हाट, मैंने पहले भी बताया था, ये सारे जो फोर्सेस तुमको दिख रहे हैं दिस आर एक्चुअली इंटरनल फोर्सेस. कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एक्शन एंड रिएक्शन दोनों अगर तुम्हारे चोजन सिस्टम में प्रेजेंट है तो ऐसे फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस बुलाते हैं, राइट. तो इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना होगा? जितना एफ राइट की तरफ लग रहा है, कम ऑन पीपल, जितना एफ राइट की तरफ लग रहा है उतना ही एफ लेफ्ट की तरफ लग रहा है. तो इन दिस टू बॉल सिस्टम का नेट फोर्स कितना होगा? ज़ीरो. अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं dp/dt भी ज़ीरो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज़ीरो है. और ध्यान से देखो, dt ऑफ p इज इक्वल टू ज़ीरो. याद करो, हम किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करने से हमको ज़ीरो मिलता है? हमेशा याद रखना, मैंने तुमको पहले भी सिखाया था कि अगर हम किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते दैट इज dt ऑफ ए कांस्टेंट दैट इज a, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? ज़ीरो आएगा. याद आया कुछ? एक कांस्टेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसका वैल्यू ज़ीरो आता है. तो अगर हमने p को डिफ्रेंशिएट किया किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, उसका वैल्यू ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जो p है इट हैज़ टू बी ए कांस्टेंट. पीपल कम ऑन, इसके साथ रिलेट करो. अगर हमने p को डिफ्रेंशिएट किया और p का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब p कांस्टेंट है. इसका मतलब क्या है? इस सिस्टम का जो मोमेंटम है जनता, कम ऑन पीपल, इस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है.
मतलब ये है इस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मतलब सर सिस्टम इन दिस केस इज द टू बॉल्स, हमने दोनों बॉल्स को पकड़ा तभी जाके नेट फोर्स जीरो आया। तो दोनों बॉल्स का अगर तुम मोमेंटम लिखोगे बिफोर कोलिशन, ड्यूरिंग कोलिशन, आफ्टर कोलिशन, एट एनी टाइम, इन दोनों बॉल्स का अगर तुम मोमेंटम लिखोगे हमेशा इस पूरे सिस्टम का M1 M2 कंबाइंड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम आएगा वो हमेशा ज़ीरो ही सॉरी वो हमेशा इक्वल ही आएगा, राइट। जैसे कि इन दिस पर्टिकुलर केस अगर तुम मुझे पूछोगे सर टेल मी व्हाट इज़ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो पहला वाला का मोमेंटम कितना है M1 इंटू U1 है ना। और एक काम करता हूँ मैं साइन के साथ लिखता हूँ M1 इंटू प्लस U1, बिकॉज याद रखना हमारा जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और तुमको सारे वैल्यूज़ वेक्टर के रूल्स फॉलो करके लिखना पड़ेगा। M1 इंटू प्लस U1 एंड व्हाट इज़ द momentum, initial momentum of M2, that is M2 into plus U2 है ना। This is the initial momentum of the system. Now can you tell me what is the final momentum of the system in this case? इन दोनों बॉल्स को देखो, that is say after collision ये कितना होगा M1 into plus V1 है ना प्लस M2 into plus V2, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अभी ये रूल क्या कहता है, यहाँ जो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि अगर सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है तो इनिशियल जितना मोमेंटम होगा फाइनली उतना ही मोमेंटम होगा, विच मीन्स इन दिस केस आई कैन राइट कि P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल, एंड इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2 शुड बी इक्वल टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2 इज इक्वल टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2। तो ये जो है, ये जो लॉ है, लॉ क्या बताता है कि किसी सिस्टम पे नेट फोर्स अगर ज़ीरो है उस सिस्टम का मोमेंटम वक्त के साथ नहीं बदलेगा, उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। इसी को ही हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब मोमेंटम इन ए स्ट्रेट लाइन। आगे जाके एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट वो बहुत देर की बात है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, बिकॉज यहाँ पर जितने सारे मोमेंटम्स हैं देर ऑल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? तो दैट इज़ द रीज़न हमने यहाँ पर ये लीनियर वाला वर्ड यूज़ किया है। और इससे लॉ का नाम क्या है? लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर सिस्टम पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, लिख के रखो जनता, इफ देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये लॉ ये कहता है, ठीक है। एक काम करो, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस, राइट। उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। एम आई क्लियर पीपल? ओके पीपल, मैं तुम लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। एक्चुअली मैं तुमको ये दिखाना चाहूँगा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है तो एग्जैक्टली उनके सरफेसेस में जो डिफॉर्मेशन आता है, जो उनका सरफेसेस बिगड़ता है, वो एक्चुअली कैसे बिगड़ता है वो फील मैं तुमको देना चाहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो ध्यान से देखो, ये आया, देखो दोनों सरफेस अभी क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होकर फिर से खुला, उसके बाद सेपरेट हुआ, है ना। और एक बार देखते हैं, और एक बार देखते, चलो ये आया आया आया, फिर कंप्रेस हुआ, फिर से खुला, फिर सेपरेट हुआ। दैट इज़ हाउ द टू बॉल्स बेसिकली द सर्फेसेस ऑफ द टू बॉल्स, दिस इज़ हाउ दे बिहेव व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है। मैं बस तुमको ये समझाना चाहता हूँ, जब एक दो सरफेस दूसरे सरफेस के साथ जाकर टकराता है, पहले दोनों सरफेसेस कंप्रेस हो जाते हैं, फिर खुल जाते हैं। फर्स्ट दे कंप्रेस एंड देन दे ओपन अप। कैन यू पीपल टेल मी कि ऐसा ही बिहेवियर कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाता है, कंप्रेस होके फिर खुलना? कम ऑन पीपल, याद करो। इट इज़ ए स्प्रिंग, राइट। एक स्प्रिंग ऐसा बिहेवियर दिखाता है। यू आर गेटिंग द पॉइंट पीपल? तो सबसे पहले तो आई होप सो तुमको ये समझ में आ गया कि सरफेसेस कैसे बिहेव करते हैं। पहले दबते हैं फिर खुलते हैं ना। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पिक्चर दिखाया है। जब ये बॉल इस बैट के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, देखो इसका शेप ऐसा बेंड हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। द पिक्चर है, कंप्रेस होने के बाद फिर से ये खुलेगा भी। तो इस कोलिशन को, इनका जो सरफेस बिगड़ता है और इसमें एक्चुअली अंदर क्या होता है, उसको समझने के लिए हम एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एनालॉजी डिस्कस करेंगे। बिकॉज यहाँ पर जैसा कंप्रेशन हो रहा है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी हमको वैसा ही कुछ कंप्रेशन देखने को मिलता है। तो इस एनालॉजी से हम इस कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सो
यहाँ पर टू बॉल्स कोलाइडिंग विद ईच अदर, आई एम कंपेयरिंग दिस विद टू ब्लॉक्स कोलाइडिंग विद ईच अदर, और एक ब्लॉक के साथ बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है। बात समझ में आया? क्या लगा हुआ है? एक स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे दो बॉल्स इसके पीछे, पहले जो मैंने तुमको एक यूट्यूब का वीडियो दिखाया था जहाँ पर दो बॉल्स कांटेक्ट में आते हैं, उसका सरफेस दब जाता है फिर खुलता है, दबना खुलना, उस चीज़ को कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमारा जो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग उस दबना और खोलने को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो ध्यान से देखना, यहाँ पर U1 है, यहाँ पर U2 है। डेफिनेटली हमने यहाँ पर U1 का वैल्यू जो है वो U2 से क्या माना? ज़्यादा माना है। ठीक, तो फाइनली होगा क्या? एक वक्त आएगा कि U1 जो है, जो M1 वाला ब्लॉक है, वो स्प्रिंग के एक एंड के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, है ना, और दूसरे एंड तो M2 के साथ ही फिक्स्ड है। तो जैसे M1 स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में आएगा और तुमको ये बात पता है कि U1 का जो वैल्यू है वो U2 से ज़्यादा है, M1 फास्टर मूव कर रहा है, M2 स्लोअर मूव कर रहा है, मतलब क्या होने वाला है? मतलब ये होने वाला है, ये जो बीच का स्प्रिंग है, इट इज़ गोइंग टू गेट कंप्रेस्ड। पीपल, कम ऑन पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस कंडीशन पे ये बीच का जो स्प्रिंग होगा वो कंप्रेस होने वाला है, बिकॉज U1 का वैल्यू ज़्यादा है, U2 का वैल्यू कम है। कम ऑन पीपल, मैं तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, नहीं कुछ एक नंबर लेके समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये जो केस है मैंने कुछ नंबर्स लेके समझाया, ध्यान से देखना। ये दो ब्लॉक्स हैं, मैंने बीच वाला स्प्रिंग को नहीं बनाया, अगर चाहे तो स्प्रिंग बना सकते हो, मैंने बस स्प्रिंग नहीं बनाया ताकि क्लमजी ना हो, ये स्प्रिंग है। तो बात को समझो, लेट अस से U1 का वैल्यू हमने कितना माना? 20, U2 का वैल्यू हमने कितना माना? 10, है ना। तो अभी ये जो M2 वाला ब्लॉक है, ये है ना M2 वाला ब्लॉक, और ये है ना M1 वाला ब्लॉक, तो अभी मैं कह सकता हूँ ना कि M2 M1 को 10 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखेगा। कम ऑन पीपल, आई होप सो तुमको ये समझ में आएगा। M2 को अगर मैं पूछूँ बताओ तो M1 कितने स्पीड से आता हुआ दिख रहा है, तो M2 क्या बोलेगा कि M1 उसके तरफ आ रहा है विद स्पीड ऑफ व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड। इन दिस केस अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखे तो वो कितना आएगा? 20 - 10 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अप्रोच अगर हो रहा है जनता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर M2 को दिख रहा है कि M1 मतलब ये ब्लॉक उसके तरफ आ रहा है, तो डेफिनेटली इनके बीच का जो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग होगा, ये कंप्रेस करना चालू करेगा। जिस तरीके से दोनों बॉल्स का सरफेस कंप्रेस हो रहे थे, सिमिलरली उसी तरीके से ये जो स्प्रिंग है ये भी कंप्रेस होना चालू होगा। कब तक? जब तक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एग्जिस्ट करता है। कम ऑन पीपल, जब तक M2 देखेगा कि M1 उसके तरफ आ रहा है, एज लॉन्ग एज M1 हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू M2, जब तक M2 को M1 उसके तरफ आता हुआ दिखेगा, ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। मतलब वो जो दो बॉल्स मैंने दिखाया था, दोनों बॉल्स कंप्रेस हो रहे थे ना, तो वो लोग भी कंप्रेस होते रहेंगे, होते रहेंगे और होते रहेंगे। ठीक है, बट व्हाट विल हैपन एज सुन एज दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्प्रिंग? ये जो स्प्रिंग है एक फोर्स इस ब्लॉक पे लेफ्ट की तरफ लगाएगा और स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक पे फोर्स राइट की तरफ लगाएगा। अभी ध्यान से देखो, वेलोसिटी है राइट की तरफ, फोर्स लगा लेफ्ट की तरफ, सो व्हाट विल हैपन टू M1? M1 इज गोइंग टू डिसेलरेट। M1 का वैल्यू, M1 का वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज करना चालू करेगा। देखो मैंने ये लिख के रखा है। एंड व्हाट विल हैपन टू दिस M2 वाला ब्लॉक? M2 वाले ब्लॉक का वेलोसिटी मैंने 10 माना था, और ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी की तरफ ही है, मतलब ये ब्लॉक एसिलरेट करेगा। क्या करेगा जनता? एसिलरेट करेगा, और इसका वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा। सो होगा क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करेगा? 20 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज करेगा, और ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो धीरे धीरे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और ऐसा एक वक्त आएगा, ध्यान से सुनना, कहा मैंने, क्या कहा मैंने? ऐसा कहा कि 20 घटेगा 10 बढ़ेगा, और ऐसा एक वक्त आएगा जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। 20 घट के लेटर से 15 बन गया, और 10 बढ़ के 15 हो गया। कम ऑन पीपल, 20 घट के 15 हो गया, और 10 जो है वो इंक्रीज होके 15 हो गया। अभी मैंने पूछा जनता ये बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू 0। अभी अगर मैंने M2 को पूछा बताओ तो M1 मूव कर रहा है या नहीं, तो M2 क्या बोलेगा? रे M2 बोलेगा कि M1 मूव नहीं कर रहा, उसके तरफ और आ नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये स्प्रिंग जो है ये और फर्दर कंप्रेस नहीं होगा। कब तक कंप्रेस होगा? जब तक, कम ऑन पीपल, जब तक M2 को दिखेगा कि M1 उसके तरफ आ रहा है। मतलब जब तक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 नहीं होता, तब तक ये स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस होगा।
मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। हमेशा याद रखना, इसमें बहुत क्वेश्चंस आता है, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन बिटवीन द टू बॉल्स? जब दोनों बॉल्स का स्पीड सेम हो जाएगा। यहाँ पर जब दोनों ब्लॉक्स का स्पीड सेम हो जाएगा। फिर से वो जो दो तुमको बॉल वाला एग्जांपल दिया था, एक वक्त आएगा मैक्सिमम कंप्रेशन में जब दोनों बॉल्स का स्पीड सेम हो जाएगा, उस वक्त का कंप्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्या होने वाला जनता, ध्यान से देखना। उसके बाद देखो, एफ तो अभी भी यहाँ पर लग रहा है, उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, तो 15 का वैल्यू फिर से घट जाएगा, 12 बन जाएगा, है ना। और इस पे एफ अभी भी वेलोसिटी की तरफ लग रहा है, तो m2 का जो वेलोसिटी है वो 15 से 17 हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो, अभी ना सेपरेशन चालू हो चुका है। क्या चालू हो चुका है? सेपरेशन। बिकॉज अभी ध्यान देना, अभी m2 का जो वेलोसिटी है वो m1 से ज़्यादा है। m2 का 17 है, m1 का कितना? 12 है। मतलब अभी सेपरेशन चालू होगा। दैट मीन्स स्टार्टिंग से टिल द टाइम दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी सेम होता है, क्या होता है? कंप्रेशन होता है, स्प्रिंग कंप्रेस होते रहता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इस ब्लॉक का वेलोसिटी घट जाता है, इस ब्लॉक का वेलोसिटी बढ़ जाता है। एंड एज बिकॉज m2 का वेलोसिटी बढ़ गया है और m1 का वेलोसिटी घट चुका है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगा। इसके बाद सेपरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। बात समझ में आया? तो सीधा सीधा यहाँ पर देखिए, ये u1 है, ये u2 है। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेपरेशन चालू हो जाएगा। और गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? हमेशा याद रखना, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा? जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या चालू हो जाएगा? उसके बाद सेपरेशन चालू हो जाएगा। उसके पहले क्या हो रहा था? उसके पहले अप्रोच हो रहा था। उसके पहले m1 m2 को क्या कर रहा था? अप्रोच कर रहा था। तो स्प्रिंग कंप्रेस होते रहता है। तो एग्जैक्टली जो मैंने तुमको दो बॉल्स का वीडियो दिखाया था, उसमें भी ऐसा ही होता है। इनिशियली क्या होता है कि दोनों बॉल्स कंप्रेस होते रहते और एक वक्त आता है जब दोनों का स्पीड सेम हो जाता है। उस वक्त दोनों बॉल्स के बीच का कंप्रेशन मैक्सिमम है। उसके बाद दोनों बॉल्स फिर से खुल के सेपरेट होना चालू होता है। आई होप सो तुमको ये एनालॉजी समझ में आया, बिकॉज यही जो लॉजिक की ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अगर इसमें कोई डाउट है तो। आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है। अभी ना हम इस कोलिशंस के कुछ टर्म्स को समझेंगे, एक लैंग्वेज है जिसको हमको समझना है। तो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ पेपर, मैं और एक बार तुमको बताना चाहूँगी, जो स्प्रिंग है ना, ये एक एनालॉजी है। दिस इज जस्ट ए टूल टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। स्प्रिंग जैसे कंप्रेस होता है और स्प्रिंग जैसे एक्सटेंड होता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से जो दो कोलाइडिंग सरफेसेस हैं वो लोग भी कंप्रेस होते हैं और वो लोग भी एक्सटेंड होते हैं। दैट इज़ द रीज़न मैंने ये स्प्रिंग दिया है। ये स्प्रिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्प्रिंग तुम्हारे कोलाइडिंग बॉल्स के जो दो सरफेसेस हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अभी जो हम टर्म समझने वाले उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन। क्या पढ़ने वाले? पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन। सॉरी यार, पहले तो आएगा पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन। ध्यान से देखना, पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन क्या? देखो, ये जो पिक्चर है, एक मिनट यार, ये जो पिक्चर है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ ए कोलिशन। जस्ट कोलिशन चालू हुआ है। जैसे से m1 m2 के साथ जस्ट कांटेक्ट में आया है, ऐसा समझना। जस्ट कांटेक्ट मतलब m1 जिससे जस्ट स्प्रिंग को छुआ है, दैट इज द स्टार्ट ऑफ कोलिशन। टिल द बॉडीज आर मैक्सिमम डिफॉर्म्ड। ये कब तक होगा? मैंने लास्ट तो कुछ देर पहले ही बताया था कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब तक होगा? जब तक दोनों का स्पीड सेम नहीं हो जाता। तो स्टार्टिंग से लेके अब तक, जब तक उन दोनों का स्पीड सेम नहीं हो जाता, तब तक दोनों सरफेसेस जो है क्या होते हैं? डिफॉर्म करते रहते हैं। और डिफॉर्मेशन कब जाके रुकता है? जब दोनों का स्पीड सेम हो जाता है। इस पीरियड को स्टार्टिंग से लेके टिल द स्टेज ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, इसी पीरियड को हम पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। और एक वर्ड आता है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इन दोनों में से किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो और ये देखो कि स्टार्ट से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन था, और इन अदर वर्ड्स टोटल डिफॉर्मेशन टाइम में एक किसी ब्लॉक का कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। बिकॉज याद है ना, इम्पल्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इम्पल्स रिप्रेजेंट करता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये सब पहले बताया गया है। ये सब चीज़ें, इम्पल्स क्या है? दैट इज चेंज इन मोमेंटम। तो अगर मैं ब्लॉक 1 के बारे में बोलूँ, m1 फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? +v।
माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u1, ठीक है। दिस इज द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। मॉड ले लिया, दिस इज द मैग्नीट्यूड, या तुम m2 का भी देख सकते हो, m2 का कितना होगा, m2 फाइनल वेलोसिटी कितना जनता v, इनिशियल वेलोसिटी कितना u, ये भी हो सकता है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। समझ में आया? दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कोलिशन टू द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, किसी एक ब्लॉक का कितना मोमेंटम चेंज हो गया, उसी को ही हम इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बुलाते हैं, ठीक। अभी वैसा एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन। मतलब व्हाट इज पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन? पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से सेपरेशन तक जितना वक्त लगता है उसको हम पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से सेपरेशन तक। तो यहाँ पर भी हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, है ना। और ये क्या, सॉरी यार खाली डिफॉर्मेशन आ रहा है बार बार, रियली सॉरी, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या लिखेंगे, किसी एक ब्लॉक का कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ से लेके इस सिचुएशन तक m1 का अगर मैं मोमेंटम चेंज देखूँ तो क्या होगा, v1 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब इन दिस केस जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है वो हम v मानेंगे, v1 माइनस v। या m2 का अगर लिखना चाहो तो m2 का फाइनल कितना होगा, v2, इनिशियल कितना होगा v, तो हम क्या लिखेंगे, m2 v2 माइनस v, ये हो जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज द इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। दोनों का वैल्यू सेम आएगा, मैं आगे जाके तुमको इसका लॉजिक दूंगा कि क्यों सेम आता है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना। बोलो यहाँ तक समझ में आया? एक काम करो, आई थिंक सो यहाँ तक तो ले लिया होगा फ़ोटो तुम लोगों ने, इसका एक फ़ोटो ले लो, ठीक है, फ़ोटो फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद इसका फ़ोटो ले लो, ठीक है। उसके बाद इसका फ़ोटो लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सेक्शन कंप्लीट। कोलिशंस पढ़ना अभी भी बाकी है और मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिशन स्टडी करेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ कोलिशन स्टडी करेंगे। ये जो वीडियो है दिस इज़ जस्ट द इंट्रोडक्शन टू कोलिशन। आई होप सो तुमको मज़ा आया ये पढ़ के। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ठीक है।